नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर गरीबी की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे कच्ची उम्र में ही एक कोठे पर बेच दिया। मैं रो रो कर भगवान से अपने इज्जत की भीख मांगती, क्योंकि मुझे इस काम से सख्त नफरत थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे यह धंधा करने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन हैरत मुझे इस बात की हुई कि मेरे कमरे में आने वाला मेरा पहला ग्राहक मेरा अपना ही, वो मेरे बराबर में सोया था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास यह एक अच्छा मौका था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। दिल में एक खौफ भी थी कि यह काम इतना भी आसान नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब तक मैं इन लोगों का भरोसा जीत चुकी हूँ, मेरे ऊपर शक भी नहीं किया जाएगा। मैंने इस शख्स को रात में शराब कुछ ज्यादा ही पिला दी थी, इसलिए उसके जगने की फिक्र नहीं थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। वो शख्स यहाँ अकेला ही रहता था। वह एक अपार्टमेंट था जहाँ उसका छोटा सा फ्लैट था, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैं कई बार इस शख्स के साथ यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए मुझ पर शक भी नहीं किया जा सकता था। अब की बार मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मैंने जज्बात के बजाय अब अकल से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक धंधे वाली औरत थी। मुझे 15 साल की उम्र में ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया था। मुझे खरीदने वाली एक तवायब थी जो मुझे धंधा करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। जहाँ पर बनी छोटी छोटी तंग गलियां और वहाँ की टूटी फूटी इमारतें। वो औरत जिसके साथ मैं आई थी, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। मैं बस रो ही रही थी। मेरे बाप के मरते ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस औरत के हवाले कर दिया था। जब मैंने जाने से इनकार किया तो मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे गाल पर मारा और उस औरत को मुझे सौंप दिया। बस के 10 घंटे के सफर के बाद मैं यहाँ पहुँची थी, जहाँ के पुराने 2 मंजिला इमारत को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ी थी, लेकिन वहाँ से गुजरने वालों की नजरें ऐसी थी कि मुझे उलझन हो रही थी। एक तो तंग गलियां और उनमें मोतियों के हार और गजरे की दुकानें, वहीं इत्र की शीशियां भी रखी थी। कहानी पान की दुकान और दीवारों पर लाल पिचकारी किए हुए निशान, जो दीवारों का असली रंग ही खत्म कर चुके थे। मैं पुराने से इमारत की तंग सीढ़ियों से चलती हुई उस जगह पर पहुंची। मैंने देखा एक तरफ 2 बड़ी उम्र के शख्स हारमोनियम और ढोलक के साथ सफेद पोशाक में मुंह में पान दबाए बैठे थे। उसकी दूसरी तरफ तख्त सा रखा हुआ था, जिस पर 50 साल की औरत फुल मेकअप किए मुंह में पान दबाए आड़ी तिरछी तख्त पर बैठी थी। वो मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी उस जगह को देख रही थी। मुझे तख्त पर बैठी हुई औरत के पास ले जाया गया और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया गया। तख्त पर बैठी हुई औरत ने सिर से पांव तक मुझे तेज नजरों से देखा, फिर अपने पास रखे गिलास में पान की पिचकारी की। उसने उस औरत से जो मुझे यहाँ लेकर आई थी कहा, लड़की तो देखने में हीरा है, हीरा मेरे कोठे को 4 चांद लगाएगी। मैं बदहवास सी उसे देख रही थी। फिर उसने नीलम नीलम पुकार कर एक लड़की को अपने पास बुलाया और कहने लगी, इसे अपने साथ ले जा और नाचना गाना सिखाना शुरू कर दे। वो नीलम नाम की लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर आई। मुझे नाचने गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन यहाँ मुझे मार मार कर यह सब करवाया गया। फिर 6 महीने बाद मेरा पहला रस करवाया गया और फिर मेरी बोली लगाई जाने लगी। अभी मैं 16 साल की भी नहीं हुई थी कि मेरी इज्जत तार तार कर दी गई। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन यहाँ के लोग तो पत्थर दिल थे, नहीं बल्कि पत्थर ही थे। मैं रोज भगवान से यही दुआ करती, हे भगवान, इस नरक भरी जिंदगी से मुझे निकाल दो। पहली बार जब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई थी। मुझे उस मोटी औरत ने बहुत मारा था। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। उसके बाद मैंने ऐसी जुर्रत नहीं की,
लेकिन मुझे इस काम से नफरत थी। मैं हर वक्त यहाँ से निकलने के बहाने तलाश करती। 1 साल यहाँ रहने के बाद मुझे मर्दों के साथ भेजा जाने लगा। ये मर्द उस तवायब के पुराने ग्राहक थे। वो मुझे सुबह वापस इस कोठे पर छोड़ जाते। यह शख्स भी मुझे कई बार अपने फ्लैट पर ला चुका था। मैं इन ग्राहकों के साथ एक काम करती थी, इन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला देती थी, जिससे ये लोग जल्दी नींद में चले जाते। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि मैं इनके हवस का शिकार बनने से बच जाती। जब ये लोग सुबह जागते तो कहते मुझे तो रात की कोई बात याद ही नहीं, तो मैं कहती मुझे तो याद है। पैसे वसूलना तो आप नशे की हालत में भी जानते हो। मैं यह बात इस अदा से कहती कि वो लोग मेरी बात पर यकीन कर लेते। जिस जगह पर मैं फंस चुकी थी, मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अक्ल की वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। मैं यह नरक भरी जिंदगी 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। कई बार तो मुझे बंगाल वाले भी अपने साथ लेकर जाते। शुरू में तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। अब उन्हें लगने लगा था कि मैं इस काम की आदी हो चुकी हूँ। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मुझे मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं ऑटो पर बैठी और सीधा बस के अड्डे पर पहुंच गई। उस वक्त एक बस नासिक जाने के लिए खड़ी थी, इसलिए मैंने नासिक का ही टिकट खरीद लिया। मुझे जल्द से जल्द यह मुंबई शहर छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। क्या पता अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे पकड़कर फिर इस तवायब के पास ले जाए। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। बस जब तक चल नहीं पड़ी, मुझे अपनी जान सली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं मुंबई से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बाहर निकलता जा रहा था। नासिक पहुंचकर मैंने कुछ सुकून महसूस किया। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस शख्स के पर्स में बस थोड़े ही पैसे निकले थे, जिसके फ्लैट से निकलकर मैं भागी थी। बहुत से रिक्शे और टैक्सी वाले मुझे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उनसे कहा मेरा पैदल का ही रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था और मुझे भूख भी लग रही थी, पर मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना जान पहचान के एक रास्ते की तरफ चल पड़ी। गलियों में देखा तो बहुत से घर बने थे। मैंने सोचा कि किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ कि मुझे नौकरी की जरूरत है। मैं उन गलियों में चली गई और कुछ घरों में पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से मना कर दिया। अभी कुछ ही दूर गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलटकर देखा तो एक शख्स वाकई मेरा पीछा कर रहा था और देख भी मुझे ही रहा था। उसे देखते ही मैं तेजी से कदम बढ़ाने लगी। उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया और कहने लगा मेरी बात तो सुनो। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि यह उन्हीं लोगों का आदमी है जहां से मैं भागकर आई थी। इससे पहले कि मैं वहां से भागती, वह कहने लगा कि मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। शायद वह सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। वह शख्स मुझसे चंद कदम ही पीछे था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया। वह कहने लगा मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जो हमारे घर दिन रात रहकर काम करे, लेकिन मैं इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको लोगों के घर में काम मांगते देखा तो मैंने सोचा आप जरूरतमंद लगती हैं। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं यह झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन एक सच यह भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त जरूरत थी। मैंने उससे पूछा आप कहाँ पर रहते हैं? उसने कहा
कुछ दूर फासले पर मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ। कुछ देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या करूँ या क्या ना करूँ। फिर मैंने सोचा चली ही जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोककर उसे अपने घर का पता समझाने लगा। उसे ऐसा करते देख मैं सोचने लगी कि क्या वह यहाँ पर नहीं रहता। उसने मुझसे कहा आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठने में हिचकिचा रही थी। मुझे डर था कि कहीं यह आसमान से गिरे और खजूर में अटके वही मिसाल न बन जाए। कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत न कर बैठे। वह शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा मैं शरीफ इंसान हूँ, मुझ पर यकीन करिए। मुझे वाकई में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोचा चलो खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। करीब 20 मिनट के सफर के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर ले गया। फिर दूसरा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उस घर में उस शख्स के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने उससे कहा मुझे ऐसे जगह पर काम नहीं करना जहाँ कोई औरत ना हो। मेरी बात पर उसने कहा हाँ मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिएगा। मैं रात के 10 बजे ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चली जाइएगा। अगर आपको सही लगे तो आप कमरा अंदर से लॉक कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और यह इलाका भी सुनसान था। मैं उस शख्स के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं यही सब सोचते विचारते चलते जा रही थी। तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे थे। उनमें से एक ने कहा गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलो और जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा लो। मैं यह सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागते भागते एक घर के पास पहुंची और दरवाजा पीटने लगी। मैंने बहुत जोर से दरवाजा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाजा बजाने लगी। जब तक वह नौजवान मेरे पास आया तब तक दरवाजा खुल चुका था। वह शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा यह लोग जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़े वो गुंडे कहने लगे इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना बहुत पछताओगे। पर वह शख्स बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी थी। वह कहने लगा अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर नजर मत आना, नहीं तो जो मैं तुम लोगों का करूंगा अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। यह सब कहते हुए उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। वह शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते ही वो बदमाश तुरंत वहां से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला आप चाहे तो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। उसकी यह इंसानियत देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। वह वाकई में एक अच्छा इंसान था और फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर में सुकून से रह सकती थी शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने उससे कहा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर तो वह मुझे ही
बुरा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद वह मुझे नौकरी पर भी नहीं रखता। मैं उसके घर का काम करने लगी थी। वाकई में वह सुबह उठते ही नाश्ता करके चला जाता और रात के 10 बजे ही वापस आता था। मैं पूरा दिन घर पर अकेले ही होती थी। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में रहता। वह अपने हाथ से अपना खाना निकाल लेता था। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से कराहने की आवाज आ रही थी। मतलब वह आज घर पर ही था, लेकिन कराह क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखूं, फिर सोचा पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर ना जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल सहम गया। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। वह बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, शायद चोट नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, आज आप घर पर हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पूछने पर उसने जरा सी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे लिए चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में गई और अपना और उसका नाश्ता बनाया। नाश्ता और चाय लेकर उसके कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 2 दिन तक उसे काफी बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। इन्हीं दिनों में हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। वह कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। वह शख्स अच्छा था। अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आप कितने बहन भाई हैं। मैं उससे सब कुछ झूठ ही बताती रही। रात के 12 बजे तक वह घर वापस नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। पुलिस की नौकरी में हादसों का होना आम बात होती है। यही सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतजार में मैं बैठी रही। रात के 2 बज गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी जान निकली जा रही थी। मैं रोने लगी थी कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे करके रात के 3 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उसके पास आई, लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो परेशान हो गई। उसके बाजू में चोट लगी थी और वह लंगड़ा भी रहा था। मैं उसके गले लगकर रोने लगी और घबराकर बोली, क्या हुआ आपको? यह चोट कैसे लगी? आप कहाँ थे? मैं कब से आपके लिए परेशान थी। एक ही सांस में न जाने मैंने कितने सवाल कर दिए। वह थोड़ा पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वह लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, पर अनजाने में जो कर बैठी थी वह सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा, पर सुबह जब सोकर उठी तो वह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है तो आपने क्यों बनाया, मुझे कह दिए थे। वह कहने लगा, किस हक से? उसके इस सवाल पर मैं चुप सी रह गई और उसे देखने लगी। वह बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, यहाँ पर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वह मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपको पसंद भी करने लगा हूँ। वह कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आपसे शादी कर लूं। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी की शादी करने की इजाजत है। अब आप बताइए, कब मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग उड़ गया। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया, मैं घर से भागकर आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी एक बूढ़े से करवाना चाहती थी। वह मेरी बातें खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको एतराज न हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया और मैं बहुत खुश भी थी।
आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरजू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखकर हम लोगों की उम्र ही निकल जाती है। कोई भी हमें इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उसे सच बता देती कि मैं कौन हूँ तो वह मुझसे नफरत करने लगता। अगले ही दिन उस शख्स यानी उदय के साथ मेरी शादी हो गई। मैं उदय के साथ बहुत खुश थी, वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में खुशियां होती ही नहीं हैं। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहाँ वही औरत खड़ी थी जिसके कोठी पर मैं काम करती थी। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह मुझे मारते हुए अपने साथ ले गई। मैं रोती बिलखती रही, उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं वापस उसी कोठी पर पहुंच गई थी। उसने मुझे बहुत मारा था। वह कहने लगी, यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ मौत। मैं रोती रही, लेकिन यहाँ आने के बाद रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में आने वाला मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा कि वह मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठी की मालकिन को देखकर मैं सन्न रह गई। वह मुस्कुराती हुई बोली, तू क्या समझती है कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। यह तेरे पीछे साये की तरह था। तू जहाँ नौकरी मांगने गई थी वहाँ भी यह मेरे कहने पर ही तुझे अपने घर लेकर गया था और तुझे नौकरी ही हमारे कहने पर ही दी गई थी। यह कोई पुलिस वाला नहीं है। यह सुनकर ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। वह अभी चुप था और मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों? अगर तुम मुझे इस वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वह था हवस का, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में ही मर्द को मैंने देखा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी जो इज्जत थी वह रह जाती। मेरे इतना कुछ कहने पर भी वह चुप था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। उस औरत की रंगत उड़ने लगी। वह कहने लगी, यह पुलिस कहाँ से आ गई? मेरे पति उदय ने कहा, मैंने बुलाया है। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उसने अपने जेब से अपना पर्स निकाला जिसमें हमारी शादी की कुछ तस्वीरें थी। पुलिस को वह बताने लगा, यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने चोरी छिपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यहाँ ले आई है। वह औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को पकड़कर ले गई। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मैं जासूस हूँ, पैसे लेकर मैं जासूसी करता हूँ। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर मुझे लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए करता था, लेकिन न जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई। अपने प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने कोई गुनाह किया भी था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में किया था। इसलिए मैंने सोचा कि शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।